ये कहानी दिव्या भारती की है। वो दिव्या भारती जो फिल्मों में आई तो जैसे पर्दों की रोशनी तेज हो गई, जिसने 2-3 साल के फिल्मी करियर में ही वो कर दिया जो कई कलाकार पूरी उम्र नहीं कर पाते, जिनके गाने आज भी लोग सुनते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं यार क्या गजब की खूबसूरती है। लेकिन दिव्या की मौत ऐसी थी जिसे आज भी लोग पचा नहीं पा रहे हैं। बॉलीवुड के अंदर कलाकारों की मौत कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार कुछ मौतें सिर्फ इंसान को नहीं ले जाती, वे पीछे कई रहस्य भी छोड़ जाती है। दिव्या भारती की मौत भी वैसी ही थी। आज भी लोग सवाल पूछते हैं कि दिव्या भारती की मौत हादसा थी, खुदकुशी थी या फिर एक गहरी साजिश, जिसे इतने शातिराना अंदाज से अंजाम दिया गया कि आज तक वो राज छिपा ही हुआ है। तो चलिए अब शुरू से दिव्या भारती की कहानी शुरू करते हैं। 1990 के आसपास दिव्या भारती ने फिल्मों में कदम रखा। उम्र बहुत कम थी। पहले तेलुगु सिनेमा से शुरुआत की, फिर तमिल फिल्मों में दिखी और फिर मुंबई पहुंचते ही जैसे किस्मत ने रफ्तार पकड़ ली। जहां एक नई अभिनेत्री को इंडस्ट्री में घुसने में सालों लग जाते हैं, वहीं दिव्या भारती ने एक ही साल में करीब 10 फिल्में साइन कर ली। कुल मिलाकर 14 हिंदी फिल्में, जिसमें 3 उसकी मौत के बाद रिलीज हुई। शोला और शबनम में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी जबरदस्त हिट रही। सिर्फ 2 साल में दिव्या भारती इंडस्ट्री की टॉप यंग एक्ट्रेस में गिनी जाने लगी। कुल मिलाकर करीब 20 फिल्में, जिसमें 14 हिंदी की थी और 6 साउथ की, और ये सब तब जब उनकी उम्र केवल 19 साल थी या उससे भी कम। इसी तेज रफ्तार जिंदगी के बीच उनकी मुलाकात होती है साजिद नाडियावाला से। फिर बातचीत बढ़ी, नजदीकियां बढ़ी और बहुत ही कम वक्त में प्यार हो गया। साजिद नाडियावाला उस वक्त इंडस्ट्री में एक उभरते हुए प्रोड्यूसर थे, लेकिन एक सच्चाई ये भी थी कि वो पहले से ही शादीशुदा थे। अब इसके बावजूद साल 1992 के आखिरी महीनों में दिव्या भारती और साजिद नाडियावाला ने इस्लामिक तरीके से शादी कर ली। फिर दिव्या भारती का नाम बदलकर साना नाडियावाला हो गया। हालांकि ये शादी दुनिया से छिपाई गई और इसकी वजह बताई गई करियर। और ये इस इंडस्ट्री में कोई नई बात नहीं है। कई हीरो हीरोइन अपनी शादी और रिश्ते को सिर्फ इसलिए छिपाते हैं ताकि उनके फिल्मों की जो बिजनेस है उस पर कोई असर न पड़े। इधर दिव्या भारती बहुत नई थी, फिल्में लगातार मिल रही थी, पैसे शोहरत दोनों आ रहे थे। इसलिए तय ये हुआ कि सही वक्त आने पर शादी का खुलासा कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसे सबके सामने नहीं लाते हैं। 1993 में साजिद नाडियावाला ने दिव्या भारती के लिए मुंबई के वसुआ इलाके में एक फ्लैट लिया। तुलसी अपार्टमेंट, 5वीं मंजिल, 3 बेडरूम का फ्लैट। ये फ्लैट न साजिद के नाम था न दिव्या के नाम। वो वहां पर किराएदार के तौर पर रहती थी। माता पिता अलग रहते थे। जिंदगी बाहर से काफी परफेक्ट दिख रही थी। काम था, पैसा था, नाम था, शादी था। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। तारीख आती है 5 अप्रैल साल 1993, जिस दिन ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। दिव्या भारती की जिंदगी का ये आखिरी दिन साबित होता है। लेकिन उस दिन की शुरुआत बहुत आम दिनों जैसे थी। सुबह हैदराबाद में शूटिंग हुई, वही भागदौड़, वही यूनिट, वही कैमरे, वही जल्दी जल्दी सीन खत्म करने की कोशिश। दिव्या भारती उस वक्त एक साथ हिंदी और साउथ इंडियन दोनों फिल्में कर रही थी। यही वजह थी कि उसका शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट था। अब उस दिन शूटिंग के दौरान उनके पैर की उंगलियों में चोट लग गई थी। बैंडेज बंधा था, दर्द था, लेकिन काम रुका नहीं। दोपहर के आसपास शूटिंग खत्म हुई और शाम को मुंबई वो रवाना हो गई। शाम होते होते वसोहा की तुलसी अपार्टमेंट स्थित अपने फ्लैट वो पहुंचती है, 5वीं मंजिल, जहां पे 3 बेडरूम का फ्लैट, और वो किराएदार के तौर पे रह रही थी। इत्तेफाक से उसी दिन दिव्या भारती ने मुंबई में अपना एक 4 बेडरूम का फ्लैट भी खरीदा था। ये बात बाद में पुलिस जांच में सामने आती है। दिव्या उस डील को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि 19 साल की लड़की जिसने कुछ ही सालों में इतने नाम, इतना पैसा कमाया था, वो मुंबई जैसी शहरों में अपना खुद का घर खरीद पाई थी। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपने भाई कुणाल भारती को घर बुलाया और ये बात खुशी खुशी बताई। फिर अपने माता पिता को भी इसकी जानकारी देती है। पुलिस के जांच में ये बात सामने आई थी कि उस दिन दिव्या भारती का मूड बहुत अच्छा था। वे परेशान या डिप्रेस नहीं थी। यही बात बाद में सुसाइड थ्योरी के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क बन जाती है। अगले दिन यानी 6 अप्रैल को फिर शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर जाना था, लेकिन पैर की चोट और नए घर की खुशी की वजह से अपने प्रोड्यूसर से शूट एक दिन आगे बढ़ाने की बात कही जाती है।
प्रोड्यूसर ने अब यहाँ पे सहमति दे दी, यानी अगले दिन की कोई जल्दीबाजी नहीं थी। शाम ढलते ढलते दिव्या भारती अपने फ्लैट में थी और तभी उनके करीबी दोस्त और मशहूर फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला का फोन आता है। नीता वही डिजाइनर थी जो दिव्या भारती की ज्यादातर फिल्मों के कॉस्ट्यूम को डिजाइन करती थी। प्रोफेशनल रिश्ता कब दोस्ती में बदल जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। नीता लुल्ला ने कहा कि वो अपने पति डॉक्टर श्याम के साथ उनके घर आना चाहती है। कुछ आने वाली फिल्मों के कॉस्ट्यूम और कैरेक्टर को लेकर दिव्या भारती से बात करनी है। फिर रात करीब 9 बजे नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर श्याम तुलसी अपार्टमेंट के उस फ्लैट में पहुंच जाते हैं। उस समय घर में कुल 4 लोग मौजूद थे, दिव्या भारती, नीता, डॉक्टर श्याम और दिव्या भारती की मेड, वही मेड जो बचपन से उसके साथ थी। फिर ड्राइंग रूम में बातचीत शुरू होती है और साथ में ड्रिंक्स भी वहां पे दी जाती है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ब्लैक लेवल स्कॉच और एक विदेशी रम की बोतल वहां पे मौजूद थी। नीता और उनके पति स्कॉच पी रहे थे जबकि दिव्या भारती रम पी रही थी और इसी के साथ साथ स्नैक्स भी दिव्या भारती की जो मेड थी वो बना रही थी। अब माहौल जो था बिल्कुल सामान्य था, बातों का सिलसिला चल रहा था, टीवी चल रही थी और समय भी आराम से कट रही थी। रात करीब 11 बजे तक काफी ड्रिंक हो चुकी थी और यहीं से कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है जिस पर पूरी जांच टिकी हुई थी। जांच के मुताबिक दिव्या भारती उठकर किचन की तरफ जाती है। किचन में वही मेड मौजूद थी। तुलसी अपार्टमेंट के उस फ्लैट में किचन के पास एक खिड़की बताई जाती है। यह खिड़की बाकी खिड़कियों से काफी अलग थी। अब इस खिड़की में लोहे की ग्रिल नहीं लगी हुई थी। उस खिड़की के नीचे एक करीब 12 इंच चौड़ी दीवार थी और पुलिस के मुताबिक दिव्या भारती उस दीवार पर बैठने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर दिव्या भारती का जो चेहरा था वो किचन की तरफ होता है और पीठ बाहर की तरफ, यानी वो बाहर नहीं देख रही थी। पुलिस की जांच में यह भी बताया गया कि दिव्या भारती अक्सर ऐसा करती थी। वो अक्सर खिड़की पर बैठकर मेड से, अपनी नौकरानी से बातें किया करती थी। लेकिन उस रात शराब उसने बहुत ज्यादा पी ली थी जिस वजह से संतुलन उसका बिगड़ जाता है और अगले कुछ सेकंड में ही वो पीछे की तरफ गिर जाती है। 5वीं मंजिल से सीधा गिरना और सीधा फर्श पर यह बहुत ज्यादा भयानक दृश्य होता है। आमतौर पर उस जगह पर सोसाइटी की पार्किंग होती थी। लगभग हमेशा कोई ना कोई गाड़ी वहां पे जरूर खड़ी रहती थी, लेकिन उस रात एक भी गाड़ी वहां पे खड़ी नहीं थी और ये बात भी बाद में कई सवालों की वजह बनती है। अब जैसे ही दिव्या भारती नीचे गिरी, मेड चीखने लगी। ऊपर ड्राइंग रूम में बैठे नीता और उसके पति को पता चलता है तो वो भी दौड़कर नीचे आते हैं। पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, गार्ड को बुलाया जाता है तो देखा गया तो दिव्या भारती उस समय जिंदा थी, सांसें चल रही थी, लेकिन सिर में गंभीर चोट थी और खून बहुत तेजी से बह रहा था। फिर दिव्या भारती को अस्पताल लेके जाया जाता है और ये वही अस्पताल था जहां सुशांत सिंह राजपूत को भी ले जाया गया था। हालांकि अस्पताल पहुंचते पहुंचते दिव्या भारती की मौत हो चुकी थी। अब ये खबर आग की तरफ फैलती है और पूरे देश में सनसनी फैल गई और यहीं से बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए। सवाल उठे कि अगर ये सिर्फ हादसा था तो इतनी सारी अजीब बातें क्यों हुई उस रात? अगर ये सुसाइड था तो वजह क्या थी? और अगर ये मर्डर था तो फिर किसने और क्यों किया? केस सीधे पुलिस इंस्पेक्टर जे यादव को गया। शुरुआती जांच उसी फ्लैट से शुरू हुई जहां दिव्या भारती की मौत हुई थी। अब पुलिस के सामने पहली सच्चाई ये थी कि घर के अंदर कुल 4 लोग मौजूद थे, दिव्या, उनकी मेड, नीता और डॉक्टर श्याम, जिसमें दिव्या भारती अब जीवित नहीं थी लेकिन बाकी सब जीवित थे। जांच का पूरा ढांचा इन तीनों के बयानों पर अब टिका हुआ था। सबसे पहले मेड का बयान दर्ज होता है। मेड ने बताया कि दिव्या भारती शराब बहुत पी ली थी, कई बार किचन के अंदर आई और स्नैक्स मांगती रही और आखिरी बार जब आई तो खिड़की पर बैठने की कोशिश कर रही थी। अब उनकी मेड के मुताबिक दिव्या भारती का यहाँ पे संतुलन बिगड़ा और वो पीछे की तरफ गिर गई। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह भी सामने आई कि मेड ने उसे देखा नहीं था, यानी कि दिव्या भारती कैसे गिरी थी ये उसने नहीं देखा था, वो सिर्फ आवाज सुनकर ही मुड़ी थी, यानी कि मेड दिव्या भारती की तरफ देख नहीं रही थी उस वक्त। इसके बाद नीता और उसके पति डॉक्टर श्याम के बयान दर्ज होते हैं। दोनों ने कहा कि वो एक ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि दिव्या कब किचन में गई और कब गिर गई। उनके मुताबिक ये सब 3 मिनट के अंदर हुआ, वो 3 मिनट जो आज भी इस केस का सबसे रहस्यमय माना जाता है। पुलिस के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उन 3 मिनटों में जो कुछ हुआ वही इस मौत की असली वजह तय करता। लेकिन इन 3 मिनटों का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई।
तो रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या भारती के शरीर में शराब की मात्रा काफी ज्यादा थी। साथ ही पीठ और सिर से अत्यधिक ब्लड लॉस हुआ था। शरीर पे हालांकि संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। कोई हथियार या जख्म का भी निशान वहां पे नहीं पाया गया था। कोई अंदरूनी चोट भी नहीं थी जो मारपीट की तरफ इशारा करे। डॉक्टरों ने यहाँ पे मौत का कारण बताया ऊंचाई से गिरना। मेडिकल भाषा में इसे अननेचुरल डेथ कहते हैं और शायद यही शब्द बाद में भ्रम का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि आम लोग ने अननेचुरल डेथ को साजिश से जोड़ दिया, जबकि मेडिकल टर्म में इसका अर्थ होता है कि मौत प्राकृतिक बीमारी से नहीं हुई। इसके बावजूद पुलिस ने सिर्फ एक्सीडेंट थ्योरी पर भरोसा नहीं किया। जांच को अलग अलग एंगल से देखा गया, एक्सीडेंट, सुसाइड और मर्डर। सबसे पहले सुसाइड के एंगल की जांच हुई। सवाल साफ साफ था कि क्या दिव्या भारती ने जानबूझकर अपनी जान दी थी। अब इसके लिए सामने आया कि हाल ही में उसने शादी की थी, करियर तेजी से बढ़ रहा था और उसी दिन एक नया फ्लैट भी खरीदा था और भविष्य की कई फिल्में भी साइन की थी। इन तथ्यों ने सुसाइड की भावना को कमजोर कर दिया। लेकिन फिर कुछ बातें याद आई। साजिद नादियावाला से उसकी शादी छिपी हुई थी। अब साजिद की यहाँ पे पहली शादी हो गई थी और इसी वजह से उसके परिवार के कई रिश्तों में तनाव की बातें सामने आ रहे थे। यह भी कहा गया कि साजिद की माँ और दिव्या भारती के रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की अफवाह भी सामने आई, जो उस दौर में लगभग हर बड़े फिल्म मेकर के साथ जोड़ी जाती थी। इन सब बातों को पुलिस ने नोट किया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो सीधे सुसाइड की बात को साबित कर सके। फिर इस एक्सीडेंट को मर्डर के एंगल से भी जांच करके देखा गया। ये सबसे ज्यादा चर्चित और विवादित हिस्सा था। दिव्या भारती के फिल्मी करियर से जुड़े लगभग हर बड़े नाम से पूछताछ की गई, लेकिन फिर वही समस्या सामने आई कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं। हालांकि इस दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि जिस खिड़की से दिव्या भारती गिरी उसमें पहले एक ऑटो स्टॉपर लगा होता था, जिससे खिड़की ज्यादा बाहर की तरफ खुलती नहीं थी। लेकिन घटना वाले दिन वो ऑटो स्टॉपर काम नहीं कर रहा था। अब ये हटाया गया था या खराब था, ये कभी साबित नहीं हो पाया। पुलिस ने इसकी जांच की, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि ये जानबूझकर हटाया गया था या पहले से खराब था। इसी बीच एक और घटना ने इस मामले को और रहस्यमय बना दिया। दिव्या भारती की मौत के ठीक 1 महीने बाद उनकी मेड की भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। वो मेड जो आखिरी गवाह थी। अब उसकी मेड की मौत ने इस साजिश के थ्योरी को और ज्यादा हवा देनी शुरू कर दी। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत प्राकृतिक थी और कुछ इस तरह पुलिस ने 5 साल तक इस केस की जांच की। साल 1993 से लेकर 1998 तक हर बयान दोहराया गया, हर रिपोर्ट की समीक्षा की गई और आखिरकार 1998 में मुंबई पुलिस ने अपनी अंतिम रिपोर्ट को दाखिल किया। निष्कर्ष साफ था कि दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ थी। शराब के नशे में संतुलन बिगड़ने की वजह से वो खिड़की से गिर गई। न सुसाइड के पुख्ता सबूत मिले, न मर्डर के, और ये केस बंद कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पे सवाल आने बंद नहीं हुए, क्योंकि कुछ कहानियां अदालत में खत्म हो जाती है, लेकिन लोगों के जहन में नहीं। दिव्या भारती की मौत के बाद सबसे पहली चीज जो दिखाई पड़ रही थी वो थी खाली जगह। वो दौर ऐसा था जब एक ही साल में 10 फिल्में रिलीज करना ये एक असाधारण बात थी। दिव्या भारती ने ये करके दिखाया था। उनकी कुल 14 फिल्में हिंदी में थी, जिसमें 3 उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। कई फिल्मों की शूटिंग बीच में अटक गई, कुछ फिल्मों को दोबारा शूट करना पड़ा, और उसमें सबसे चर्चित उदाहरण तो आंदोलन पिक्चर का है, जिसे साजिद नाडियावाला ही प्रोड्यूस कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन दिव्या भारती की मौत के बाद पूरी फिल्म को दोबारा बनाया गया और दिव्या भारती की जगह श्रीदेवी को लाया गया। और ये वही श्रीदेवी थी जिनकी हमशक्ल कहे जाने की वजह से दिव्या भारती को शुरुआती में पहचान मिली थी। जब दिव्या भारती बॉलीवुड में आई तब लोग कहते थे कि पर्दे पर श्रीदेवी की झलक लौट आई है। यही तुलना उनके लिए वरदान भी बन गई, पहचान भी, और यही तुलना उनकी मौत के बाद एक अजीब इत्तेफाक में भी बदली। दरअसल दिव्या भारती के मौत के 25 साल बाद 2018 में श्रीदेवी की मौत हुई, दुबई के एक होटल के बाथरूम में, और रिपोर्ट में कहा गया कि यह भी एक एक्सीडेंटल डेथ था, और इस एक्सीडेंटल डेथ में भी शराब का जिक्र जरूर होता है। अब यहाँ एक की मौत ऊंचाई से गिरने से हुई थी और दूसरे की पानी में डूबने से, लेकिन दोनों मामले में एक ही शब्द लिखा गया था, एक्सीडेंटल डेथ। अब ये सिर्फ संयोग था या फिर किस्मत की अजीब विडंबना, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन इतिहास में कुछ इत्तेफाक इतने सटीक होते हैं कि ये सवाल बन जाते हैं। दिव्या भारती के जाने के बाद साजिद नाडियावाला लंबे समय तक शक के दायरे में रहे। उनकी निजी जिंदगी, पहली शादी, पारिवारिक दबाव
अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की अफवाहें, सब कुछ खंगाले गए, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर केस आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए लास्ट में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। हालांकि मीडिया ट्रायल कभी बंद नहीं हुआ। हर कुछ सालों में ये केस फिर जिंदा हो जाता है, कभी किसी किताब में, कभी किसी इंटरव्यू में, कभी किसी टीवी की डिबेट में, और हर बार एक ही सवाल उठता है, क्या सच में ये सिर्फ हादसा था या फिर एक मर्डर? एक तरफ पुलिस रिकॉर्ड है, मेडिकल रिपोर्ट है, क्लोजर रिपोर्ट है। दूसरी तरफ आम समझ है जो कहती है कि इतनी सारी बातें अजीब एक घटना में कैसे हो सकती है। बिना ग्रिल की खिड़की, ऑटो स्टॉपर का उसी दिन काम ना करना, पार्किंग में रात को एक भी गाड़ी का वहां पे ना लगना, आखिरी 3 मिनट में कोई गवाह ना होना, और आखिरी गवाह जो कि उनकी मेड थी, उनकी भी 1 महीने बाद हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब इन सब सवालों का जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कानून सबूत पर चलता है। दिव्या भारती के माता पिता ने कभी भी खुलकर किसी पर आरोप नहीं लगाए। वे स्वीकार किए कि बेटी चली गई, लेकिन वजह को लेकर कोई दावा नहीं किया गया। शायद इसलिए कि कुछ जवाब इंसान को सुकून नहीं देते। दिव्या भारती की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हर उस जगह जिंदा हो जाती है जहां किसी जवान मौत को समझना मुश्किल हो जाता है। यह कहानी याद दिलाती है कि शोहरत जितनी तेज आती है, उतनी ही तेज सब कुछ छीन भी ले जाती है, और कभी कभी सच अदालत में नहीं, सिर्फ सवालों में बचा रहता है। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। धन्यवाद।